हम लोगों को पूरे 60 साल कंप्लीट हुए हैं। मेरे दादाजी ने शुरू की थी फैक्ट्री 1964 में, उन्होंने फैक्ट्री चालू की। वो फैक्ट्री 2 महीने चलती थी तो 1 साल बंद ही रहती थी। फिर थोड़े पैसे इकट्ठे किए, फिर फैक्ट्री चलाई, फिर महीना चलाई, 6 महीने बंद। तो वो स्ट्रगल उनने करनी छोड़ी नहीं। सब कुछ करते करते अल्टीमेटली जब आप लगे रहते हो ना स्ट्रगल करने, उनकी स्ट्रगल थी 1964 से 82 तक। उस समय हमें थोड़ी उम्मीद थी कि यार अब हमें ना रात की रोटी तो मिलेगी। उससे पहले वो रात की रोटी नहीं खा पाते थे, दिन में एक ही टाइम रोटी खा पाते थे, इतनी बुरी हालत थी। अब उनकी ये चिंता दूर हो गई थी कि नहीं यार, अपना कम से कम नहीं तो रात को रोटी खा के सोएंगे सभी। आज की डेट में स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग में हम वर्ल्ड वाइड 2nd या 3rd नंबर पे होंगे और इंडिया में नंबर 1 पे है। लेकिन एक बंदा बिल्कुल जीरो से राइज करे, जिसको यही नहीं पता कि मेरा परिवार जिंदा है कि नहीं जिंदा है, लेकिन उसके बाद भी घर फैमिली भी ढूंढी और काम भी सेट किया। चौथी जनरेशन जो है ना, ये सबसे खतरनाक जनरेशन है। पहली जनरेशन, दूसरी और तीसरी पूरी जान लगा देती है बिजनेस खड़ा करने में। चौथी को इतना कुछ मिल जाता है कि उनको उसकी कदर ही नहीं रहती। और 4th जनरेशन जो है ना, ये किसी भी बिजनेस को नीचे गिराती ही गिराती ये है। बना सकती हैं बिगाड़ से। तो आपकी लव मैरिज हुई है कि अरेंज मैरिज हुई? मैंने लव करने की तो बड़ी कोशिश की थी, लेकिन किसी ने मेरे से लव नहीं की। इसलिए मेरे से कभी कोई लव नहीं कर पाया। मैं तो बड़ों से लव कर बैठा था। लव करने के चक्कर में तो मैं इंग्लैंड पढ़ने चला गया था। और क्या, जो सक्सेस है ना, ये आसान नहीं होती है। आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, किस्मत तो ऊपर वाले के हाथ में है। आपके हाथ में एक ही चीज है, वो है सिर्फ और सिर्फ लगे रहो, मेहनत करते लगे रहो। फिर मिल जानी, आपको मिलेगी मिलेगी। Exactly. थोड़ी कम मिलेगी, थोड़ी ज्यादा मिलेगी, मिल जाएगी। Right. लाइट्स, कैमरा, एक्शन। आज के पॉडकास्ट में एक बहुत ही विशाल ओपनिंग होने वाली है, बिकॉज आज हमारा फर्स्ट एपिसोड है इस सेट पे, विच इज़ अ न्यू सेट। एंड सो वी हैव इनवाइटेड अ वेरी स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है विशाल महाजन। ही इज़ फ्रॉम आरके बिल्डर्स। एंड सो ओवर टू यू विशाल भैया, हाउ आर यू फीलिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू सेट में आपने पहला चांस मेरे को दिया है। जी इससे पहले आप शायद कहीं और करते थे ना? जी 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 ये बहुत खूबसूरत बनाया आपने जी, बहुत ही हमारे प्यारा है। सीजन 2 है, तो वी थॉट टू चेंज अ लिटिल बिट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत Vibe बहुत कैसी ज्यादा लग अच्छा रही है, अमेजिंग है। ये तो ऐसा है कि समझ लो ये लग नहीं रहा अमृतसर। ये लग रहा है गोवा की कोई शूटिंग चल रही है। गोवा का सेटअप लग रहा है। सो थैंक यू सो मच। आप You're welcome. पहले तो हमारे पॉडकास्ट पे हैं। तो ये हम पॉडकास्ट में ना बहुत ही एक फन कॉन्वर्सेशन रखेंगे। हम ठीक है। आरके बिल्डर्स की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे आपसे, एंड आपकी लव लाइफ के बारे में जानेंगे, बहुत सारी चीजें जानेंगे आपके बारे में। जरूर, आराम से एक एक करके एक चैप्टर खोलेंगे, उसके बारे में आपसे जानेंगे। चल ठीक तो है। मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो। वैसे जो लोग अपना ड्रीम हाउस बनवा चुके हैं आपसे, और जो आगे बता चुके हैं आपके बारे में, उनको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, बट फॉर द अदर ऑडियंस आप अपने बारे में बताएं। एक्चुअली आरके बिल्डर्स जो है ना, आरके बिल्डर्स की जो हिस्ट्री है, ये तो अभी 3-4 साल पुरानी है। ओके। लेकिन बेसिक जो है ना, वी आर इनटू स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग। ओह स्क्रू समझते हैं ना, जिसको जी। पेच बोलते हैं। जी 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 जी। हम लोग पिछले 6 फरवरी को, यानी आज से 1 महीना पहले, हम लोगों को पूरे 60 साल कंप्लीट हुए हैं। 60 साल। 60 इयर्स अभी हमने Okay. सेलिब्रेशन की थी 60 इयर्स की। वाओ। तो ये मैं 3rd जनरेशन हूँ। ओके। इससे पहले क्या हुआ था, मेरे दादाजी ने शुरू की थी फैक्ट्री। जी। वो जॉब करते थे, तो 1964 में उन्होंने फैक्ट्री चालू की। वो फैक्ट्री 2 महीने चलती थी तो 1 साल बंद ही रहती थी। क्या होता है, पैसे थे नहीं, जोश था। अब जोश से फैक्ट्री तो चलनी मुश्किल है, लेकिन जोश रहा उनको। जी। फिर थोड़े पैसे इकट्ठे किए, फिर फैक्ट्री चलाई, फिर महीना चलाई, 6 महीने बंद, फिर 2 महीने चलाई, 1 साल बंद। ओके तो वो स्ट्रगल उनने करनी छोड़ी नहीं। ओके। ये स्ट्रगल करते रहे, फैमिली भी पाली, सब कुछ करते करते अल्टीमेटली जब आप लगे रहते हो ना स्ट्रगल करने, किसी की स्ट्रगल 2 साल की है, किसी की 10 साल की है। उनकी स्ट्रगल थी 1964 से 82 तक, 82। ऑलमोस्ट 18. 60, 70, 80, 90, ऑलमोस्ट 30 इयर्स की। ऑलमोस्ट 30 इयर्स। 30 मतलब 1982 में 30 साल बाद थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखाई दी कि अब ये फैक्ट्री शायद चल पड़ेगी। तब तक मेरे फादर आगे हुए थे लाइन पे। 1982 में ही मेरा बर्थ हुआ था। ओके। तो मेरे खैर मेरे को फादर बताते हैं कि उस समय हमें थोड़ी उम्मीद थी कि यार अब हमें ना रात की रोटी तो मिलेगी। उससे पहले वो रात की रोटी नहीं खा पाते थे, दिन में एक ही टाइम रोटी खा पाते थे, इतनी बुरी हालत थी, एक्चुअली बुरी हालत थी। अब उनकी ये चिंता दूर हो गई थी कि नहीं यार, अपना कम से कम नहीं तो रात को रोटी खा के सोएंगे सभी। वाह। तो फिर 1982 के बाद हमारी सेटिंग बढ़ती 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 बिल्कुल बहुत हाई पे चलेगी। आज की डेट में स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग में हम वर्ल्ड वाइड 2nd या 3rd नंबर पे होंगे और इंडिया में नंबर 1 पे है।
पूरे द एंटायर इंडिया यू आर वन? हाँ, पूरे इंडिया में हम नंबर 1 पे हैं और दुनिया में वर्ल्ड वाइड हम नंबर 2 या नंबर 3 में होंगे। स्क्रीन मैं ये सोच के चलता हूँ कि चाइना बहुत बड़ा है, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर बैठे हैं, जी 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 जी। तो उस वजह पे अपने आप को 2 या तीसरे या चौथे नंबर पे बोलता हूँ, लेकिन इंडिया में तो मेरे को मालूम है ना, वी आर नंबर 1। व्हाट अ इंस्पिरेशनल जर्नी। तो आपके दादू कैसे थे? डू यू हैव सम इमेज ऑफ? हाँ हाँ, दादू ऐसे था ना। अब उनकी हिस्ट्री ये थी कि जब 1947 की जंग हुई थी, मतलब डिवाइडेशन हुई थी, जी जी जी। तो सब कुछ छोड़ के उनको आना पड़ा उधर। Okay. उनका क्या बिजनेस था ये मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। पाकिस्तान? पाकिस्तान में। Okay. हम लोग थे इधर सियालकोट। सियालकोट। सियालकोट यहाँ से लाहौर से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। जी 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 जी। तो वो जब बंटवारा हुआ तो सब छोड़ छोड़ के इधर आए, सब खाली आ गए। और हुआ ये था कि जब भागते हुए इधर आए ना, तो मेरी फैमिली सारी अलग हो चुकी थी। मतलब मेरे दादाजी को मेरी ही फैमिली, अपने बच्चे सबको ढूंढने में कई साल लग गए। अच्छा। ठीक है, एक तरफ पैसा नहीं, एक तरफ ये भी नहीं पता था कि फैमिली बची है कि खत्म हो चुकी है, कुछ पता ही नहीं था। 10 साल तक मिली नहीं फैमिली। अच्छा। और दादाजी ने क्या किया था, दादाजी ने 10 साल तक बाबा टल सुना हुआ आपने, ये गोल्डन टेम्पल के पास है। ओके। तो बाबा टल में सिर पे ईंटें उठा के ऊपर तक जाते थे, और जब गोल्डन टेम्पल बन रहा होता था तब मतलब 10 साल उन्हें ईंटें तक उठाई हैं। उसके बाद जो काम मिला, सब्जी बेचनी तो सब्जी बेची, केले बेचने केले बेचे, सब कुछ किया। 7 साल मेहनत करते 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 फैक्ट्री लगाई। और ये मेरी समझ के बाहर है कि फैक्ट्री लगा के चली। फैक्ट्री लगाने के लिए आज हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है, तो भी फैक्ट्री चलानी कभी मुश्किल हो जाती है। और बिल्कुल जीरो से फैक्ट्री चलानी, ये मेरे समझ के भी बाहर है कि चलाई कैसे। लेकिन करते 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 एक टाइम ऐसा आया कि लगे रहो, भगवान भी कभी कहता है यार अपना इनको अब इनकी शुरुआत कर ही देते हैं। एग्जैक्टली। उसके बाद मेरे फादर साहब लगे, उनने पूरा जोर लगा दिया। फिर मैं बिजनेस में आया, तो मैंने अपने जितना जोर लगा सकता था लगाया। तो अब हम लोग बिल्कुल, अब तो आपके सामने ही है जी सब कुछ। वाह। तो आपको कुछ अपने जो आपके दादू ने आपको कुछ ऐसे एडवाइस दी हो जो आपको याद हो, जो आपके साथ अभी तक हिट? मेरे को ना एक्चुअली काफी चीजें समझाते थे, लेकिन मेरे को सिर्फ एक चीज जो थी ना उनकी याद रही। क्या? एक उनकी समझाई हुई चीज याद रही, और एक उनके अंदर की क्वालिटी मेरे को याद रही जो मेरे को याद है। लेकिन बहुत कुछ समझाया होगा। एक तो उनकी क्वालिटी ये थी कि उनमें ना शराफत बहुत थी। बहुत ज्यादा शराफत थी और ईमानदारी बहुत थी। वो शराफत और ईमानदारी जो थी ना, अगर तो आपके अंदर दोनों चीजें हैं, समझदारी तो चाहिए, शराफत के साथ समझदारी। चालाकी हो गई मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन अगर आपके अंदर शराफत और ईमानदारी है ना, तो ये दोनों क्वालिटी भी आपको बहुत हद तक ऊपर ले जाती है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और एक वो जो मेरे को हमेशा बचपन से सिखाते हैं, जो मुझे समझ शायद उसके 20 साल बाद आई, वो कहते थे बेटा हाथ हमेशा ना ऐसे रखना है, ऐसे नहीं करना, सारी जिंदगी हाथ ऐसे ही रखना है। बस ये सब सुनता रहता था मेरे को, लेकिन समझ नहीं आती थी। ये समझ मेरे को आई उसके 15-20 साल बाद बड़े होने के बाद कि इसका मतलब क्या होता है कि हाथ ऐसे रखने से, यानी कि हमेशा देना ही देना है, जिंदगी में लेना किसी से कुछ नहीं है। तो आज ये पोजीशन है कि सच में काफी बार फेवर लेने की जरूरत पड़ती है। फाइनेंशियल फेवर नहीं मैं कह रहा, वैसे किसी से फेवर लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो इतनी कमी है कि वो फेवर ली नहीं जाती। फिर बचपन से ये देखा ना कि किसी से लेना नहीं। उन्हें ये नहीं कहा था फेवर नहीं लेनी, उन्हें कहा था किसी से भागना नहीं है। लेकिन वो ऐसा हुआ कि आजकल अभी तक किसी से फेवर भी नहीं ली गई। मैं आपको मुझे एक चीज याद आ रही है जो आपने कही। मैं जैसे वीरेन भैया से ज्यादा मिला हूँ, तो विशाल भैया के छोटे भैया हैं। तो मैंने ना हमेशा जब मैं न्यू हम एक जैसे आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है, तो जब मैं उनसे मिला तो एक चीज ना मैंने हमेशा उनके बारे में वो चीज देखिए, और मेरे को अब समझ आ रहा है वो कहाँ से, वो एक जनरेशनल वेल्थ है जो आपको भी पास होना है, उनको भी पास होनी है। आई हैव सीन ऑल द टाइम वो कभी ये नहीं पूछते कि आप मेरे लिए क्या करोगे, ही ऑलवेज सेज कि यार मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। एंड वो क्वालिटी मेरे को उनकी इतनी अच्छी लगी कि मैं हमेशा से चाहता था कि उनको पॉडकास्ट पे लेकर आऊं। एंड उन्होंने फिर आपके बारे में कहा कि आप आओगे एंड ही वांट्स यू टू कम। तो आई लर्न दिस, एंड वो एक क्वालिटी ना हमेशा मेरे पास है उनसे। कोई एक क्वालिटी जो होती है ना, हम ये सीख लेते हैं किसी से बिना कहे। तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो चीज कहाँ से आई। हाँ, उसके भी बिल्कुल ही नेचर मेरे जैसा ही है। एग्जैक्टली हाँ, समझ लो कि 99% मेरे जैसा है, लेकिन उसमें एक जबरदस्त क्वालिटी क्या है कि उसके अंदर गुस्सा नहीं है भैया में। हाँ, उसके अंदर गुस्सा नहीं है। ये क्वालिटी उसके अंदर बड़ी जबरदस्त है। ओके। कि मेरे अंदर फिर भी गुस्सा है। अच्छा। काफी ज्यादा है। ओके। लेकिन उसके अंदर गुस्सा नहीं है, जो मर्जी हो जाए गुस्सा नहीं करता वो। मैंने देखो वो बड़े सही तरह से टॉन्ट मारेंगे बट ऐसे गुस्सा नहीं करेंगे। हाँ, गुस्सा नहीं है उसमें, गुस्सा नहीं करते। ये तो है।
एंड कई बार ना आपकी और उनकी आवाज भी बहुत सिमिलर सी है। कई बार आपसे जैसे अभी बात हुई सुन पर, मैं कहीं वीरेंद्र भैया की बात कर रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, आप ही बात कर रहे हैं। एंड कुछ और जो आप बताना चाहो अपने दादू के बारे में? उनके बारे में तो खैर बताने वाली बातें तो बहुत कुछ हैं। कुछ बाकी ये है कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि एक बंदा, जैसे कोई लोग हम अमृतसर में ही हैं, वो कभी कोई 20 साल 50 साल 100 साल से अमृतसर में है, वो राइज करे ना तो एक बहुत समझ में भी आता है। लेकिन एक बंदा बिल्कुल जीरो से राइज करे, बिल्कुल जीरो, जिसके पास कपड़े भी ना हो पहनने के लिए, 6-6 महीने एक ही कपड़ा पहन के निकालता हो, उसको ये भी नहीं पता हो कि मैं काम करूं या मैं अपनी परिवार ढूंढूं, जिसको यही नहीं पता कि मेरा परिवार जिंदा है कि नहीं जिंदा है। 10 साल उनने यही ढूंढने में निकाल दिया कि मेरा परिवार कहाँ पे है, कभी इधर कभी उधर बिना पैसों के, कभी जम्मू गए, जब पता लगता था कि कई रेफ्यूजी जम्मू में है, कोई रेफ्यूजी दिल्ली में है, कोई रेफ्यूजी कहीं गया हुआ है। 10 साल उन्हें ढूंढने में निकाल दिया, लेकिन उसके बाद भी घर फैमिली भी ढूंढी और काम भी सेट किया। तो ये मेरे समझ से बाहर है। एग्जैक्टली, मतलब इतनी ज्यादा परसिस्टेंस कि पहले तो पूरी फैमिली को ढूंढना और फिर स्टार्ट करना। हाँ, ये मेरे भी समझ के बाहर है, किया कैसे। राइट। अरे एक ये भी चीज उनसे सीखने को मिलती है, जैसे लोग कहते हैं आजकल की दुनिया में ना, आपको ज्यादातर लोग ये कहते हैं ना कि ईमानदारी का रास्ता छोड़ के आप पैसे कमा सकते हो, बट वो एक सिंबल है इस चीज के कि ईमानदार होके और समझदार होके यू कैन बिल्ड एक लेगेसी बिल्ड कर दिया, जो कि आपकी भी जो आगे जनरेशन है उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म सेट हो गया। राइट। और मैं आपको बताता हूँ, मैं 3rd जनरेशन हूँ जी। मेरे दादा थे जी, पापा मेरे साथ हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं जी, तो मैं हूँ। अब ना 4थी जनरेशन जो है ना, ये सबसे खतरनाक जनरेशन है। ओके। ये एक्चुअली ट्रुथ है, कई ट्रुथ हैं जो हैं। ये जो 4थी जनरेशन है ना, पहली जनरेशन दूसरी और तीसरी पूरी जान लगा देती है बिजनेस खड़ा करने में, 4थी को इतना कुछ मिल जाता है, इतना कुछ मिल जाता है कि उनको उसकी कदर ही नहीं रहती। ये हिस्ट्री, मैं दादाजी से बैठता था ना, मेरे को तकलीफ होती थी जब मैं सुनता था कि यार ये पूरा पूरा दिन 2-2 दिन रोटी नहीं खाते थे, दिन में 24 में से 20-20 घंटे इनने 30 साल काम किया है, उसके बाद जाके ये सब कुछ खड़ा किया है। लेकिन ये चीजें जो है ना, मैं तो उनके साथ रहा, मैंने देखा ये मेरे बच्चों को ये चीजें नहीं, उनने महसूस नहीं की। मैं समझाने की कोशिश भी करता हूँ ना, बड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ, अभी वो शायद वो महसूस नहीं कर सकते थे जो मैं महसूस करता था। तो वो मेरे अंदर एक जुनून था कि नहीं यार, जो हिस्ट्री, जो तकलीफें इन्हें देखी है ना, वो तकलीफें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने अपने आप को मेहनत की तरफ ढाल लिया। इतनी मेहनत की मेरे को जरूरत नहीं थी, एक्चुअली नहीं थी, जितनी मैंने ओवर मेहनत की कि यार ये ना हो कि कल को शायद वही पास्ट में मैं ना चला जाऊं, उसी डर से ही मैं मेहनत करता रहा। तो अब अपने बच्चों को, मैं दोनों छोटे हैं, तो अभी 2-3-4 साल से ही, जब वो एक 4-5 साल का था और एक 10 साल का था, तो मैं उनको हमेशा एक चीज समझाता था, बेटा आप 4th जनरेशन हो, और 4th जनरेशन जो है ना, ये किसी भी बिजनेस को नीचे गिराती है। ये बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, ये बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। राइट। और ज्यादा बिगाड़ जाते हैं। तो उनको 4 साल के बच्चे को समझ नहीं आती थी, लेकिन 4 साल के बच्चे को अगर मैं यही रटाई जाऊंगा तो रटता रहेगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब उसको इस चीज की समझ आनी शुरू होगी, पापा ये कहते थे। राइट। मैं उनको सिर्फ रटा रहा हूँ अभी तक। हाँ। और ये शायद उनको समझ आने में 2 साल 10 साल 20 साल लग जाएं, लेकिन कभी ना कभी उनको समझ आएगी यार ये सही कहते थे। राइट। जैसे आपके दादू ने आपने बताया कि एक बात कहते रहते थे, वो कहते रहते थे, मुझे समझ नहीं समझ आई। समझ मेरे को जाके 20 साल बाद आई या 15 साल बाद आई, यार इसका ये मतलब है और इसका ये मतलब है। राइट। वाओ, दिस इज लाइक वेरी इंस्पिरेशनल। की बच्चों को छोटे होते से ना कुछ समझाते रहो, उनको समझ नहीं आएगी, रटाते रहो, लेकिन कभी ना कभी वो अल्टीमेटली उनके दिमाग में बात बैठेगी और उनको समझ आएगी। राइट। That is so beautiful. है ओवरवेलमिंग भी कि कोई एक इंसान एक मिशन पे निकलता है एंड वो जनरेशंस को ही इंस्पायर करके चले जाते हैं। आई गेस जैसे आप कह रहे हो कि आपके दादू ने इतनी सारी चीज़ें बताई, तो जैसे अभी मैं भी लाइक आई एम 20, तो कुछ चीज़ें जो मेरे पापा मेरे को बताते थे जब आई वाज 7, 8, 9, 10, जैसे उन्होंने मुझे कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं किया, कि ऑलवेज यूज्ड टू से कि ना करने देते थे कि यार इसको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, ये जो करेगा अपने में बेस्ट करेगा। तो मैंने वही चीज़ नोटिस करी, मैंने और अपने फ्रेंड्स में, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि मेरा जो अब इस टाइम पे कॉन्फिडेंस है, जो खुद पे भरोसा है ना, तो मेरे आसपास के दोस्तों से कहीं गुना ज्यादा है, बिकॉज मेरे को वो आता ही नहीं है किसी को कंपेयर करना, ना खुद को अपने साथ किसी की तरफ ध्यान ही नहीं कभी दिया। हाँ, करने ही नहीं दिया किसी को। तो अभी मैं कुछ करता हूँ, कुछ न्यू स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे को वो टेंशन नहीं होती कि मेरे से वो होगा कि नहीं होगा, वो अंदर से एक आवाज आती है कि हो ही जाएगा। तो विच इज लाइक जैसे आपके दादू से वो चीज सीखने को मिली,
this is what I have learned. And I guess you are doing a great job as a parent that you are instilling that thing. नहीं, इतनी And भी then- मैं खैर ग्रेट नहीं कर रहा क्योंकि मेरी वाइफ को हमेशा मेरे से ये नाराजगी रहती है कि यार हम बच्चों को टाइम नहीं देते अच्छा और मुझे समझ नहीं आती यार इतनी कितना टाइम दूं इनको। ज्यादा अकल की बातें सिखाऊंगा ना, बैठना साथ बैठना बंद कर देंगे, हाँ ठीक है ना। हो सकता है। अगर थोड़ा समझाऊंगा तो सुन लेंगे, हम्म। 4 बातें समझाऊंगा ना, इन्हें कहना यार पापा का काम ही यही है, उन्हें मेरे पास ही नहीं बैठना। इसलिए मैं उनको 1-2 साल में एक ही बात समझाता हूँ कि यार ये बात समझा दूं, ये 4-5 बातें सीख लेंगे जाहिर तो better लाइफ होगा। अच्छी निकल जाएगी अरे इनकी। मेरे पापा भी ऐसे ही करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं ना, वो ऐसे आउट ऑफ रैंडम लाइक ऐसे कोई ऐसे बड़ी सही सी बात बोल देंगे, तो कोई इन्होंने अब क्यों बोली है, फिर वो कुछ सालों बाद जाके हिट होती है, अच्छा इसलिए बोल रहे थे। बट अगर रोज बोलेंगे तो वो शायद नहीं कदर ही समझेंगे। खत्म हो जाएगी। अब मैं वो कदर खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली चलो अब हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, जैसे आप अपने वाइफ की बात कर रहे थे, तो आपकी लव मैरिज हुई है कि अरेंज मैरिज हुई है? यार सच बताऊं ना, तो मैंने लव करने की तो बड़ी कोशिश की थी ओके स्कूल टाइम से, लेकिन किसी ने मेरे से लव नहीं की। क्या हुआ था कि लव करने के लिए ना मेरे पास पैसा भी था, बहुत पर्सनैलिटी भी थी, कारें भी थी, सब कुछ था, लेकिन ना एक्चुअली तरीका नहीं था। कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस नहीं था, ये नहीं समझ आता था, आज तक ये नहीं समझ आया था कि लड़कियों को कौन सी बातें अच्छी लगती हैं। अच्छा ओके ठीक है, फिर मेरे को जाके ये बहुत सालों बाद समझ आया कि यार लड़कियों को ना तो बहुत पैसे से मतलब है आपके, ना आपकी बहुत पर्सनैलिटी से मतलब है, ना आपके पास कौन सी गाड़ियां हैं, उनको उनको मतलब है आपके कॉन्फिडेंस से। आप जाके बात तो करो, बात मैंने करनी नहीं किसी से, डरते रहना। तो इसलिए मेरे से कभी कोई लव नहीं कर पाया, मैं तो बड़ों से लव कर बैठा था। तो किसी को इजहार नहीं कर पाया पर लव किया आपने। लव मनी मन में तो बड़ों से लव हो गया था। मनी मनी में तो हो जाता है। लव करने के चक्कर में तो मैं इंग्लैंड पढ़ने चला गया था। और क्या, मैंने सोचा यार ऐसा है, इधर हमने से छोटा शहर है ना, शायद इधर गर्लफ्रेंड तो मेरी बननी नहीं। तो मानेंगे नहीं, मैं सच्ची उसी चक्कर में इंग्लैंड पढ़ने गया। वो मेन एक कारण था कि शायद उधर तो कोई गर्लफ्रेंड बनेगी। अब इधर कोई नहीं बन पाई, तो उधर भी मैं ऐसे ही 3 साल निकाल के पढ़ के वापस आ गया। फिर मैंने देखा कि यार ये मेरे बस की नहीं है। फिर मैंने एक्चुअली उस चीज को मैंने क्विट कर दिया कि नहीं यार अपने से होना नहीं है। फिर मैं फुली बिजनेस में आ गया। 22 साल की उम्र में, 23 साल में मैं फिर 100% बिजनेस में आ गया। फिर मैंने देखा यार ये ना लव लव अपने से होना नहीं है, मैं हाथ पैर मारते जाएंगे, टाइम खराब करेंगे, मूड भी खराब करेंगे। फिर मैं बिजनेस में फुल फ्लेज बिजनेस में आ गया। फिर वो इतना ज्यादा बिजनेस में आ गया कि मेरे को कुछ पता ही नहीं लगा कि दुनिया है कहाँ पे। मतलब मेरे को खुद को नहीं पता लगा कि कौन क्या कर रहा है, मेरे कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता था। मुझे सिर्फ अपना एक मकसद पता था कि मुझे ये मकसद पार करना है। और 15, 16, 20 साल बाद मेरे को पता लगा यार वाकई में पार कर चुका हूँ, उससे भी आगे निकल गया हूँ। लेकिन जो ये अपने लिए बेंचमार्क रखा जो था, मैंने बेंचमार्क रखा था ना, वो मैं इतना ऊंचा रखा था कि उसको मैं पार कर चुका हुआ था। लेकिन मेरे को खुद को 15 साल बाद पता लगा, 20 साल बाद, यार वो बेंचमार्क में पार कर चुका हूँ जो मैं जिस सोच के इंडिया आया था। इंडिया आया था। तो आपने क्या स्टडी किया वैसे इंग्लैंड में? मैंने वहाँ पे किया था बीबीए। ओके, बीबीए करने गया था मैं वहाँ पे। तो बीबीए करके फिर मेरे पास दोनों ऑप्शंस थी। एक ऑप्शन थी कि लंदन, दूसरी ऑप्शन तो ऑब्वियसली इंडिया थी। इंडिया थी। क्योंकि लंदन छोड़ने का भी मन नहीं करता था, क्योंकि जितने भी मेरे दोस्त गए थे 99% कोई वापस नहीं आया। वापस अब दूसरी तरफ यही था कि यार जिस लेवल पे घर वालों ने 30-35 साल, 40 साल, 50 साल लगा के मेहनत करके यहाँ पे आए खड़े किया है, अब उसको कैसे छोड़ूं। फिर अल्टीमेटली मैंने फिर डिसीजन लिया कि मेरे को अब इंडिया ही रहना है। तब मैंने अपना पासपोर्ट, मेरे को याद है, मैंने पासपोर्ट फाड़ दिया था अपना। हाँ, क्या हुआ था कारण ये, हाँ नहीं इंडिया का नहीं, वो जो मेरा पासपोर्ट था उसको मैंने फाड़ दिया था। वो इस चक्कर में फाड़ा था क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त थे, जितने लोग थे, वो काफी हद तक वो सेटल ही नहीं हो पाए 20-20, 15-15 साल, क्योंकि दिमाग उनका इंग्लैंड में था, रह वो इंडिया में रहे थे। ठीक है ना, इंग्लैंड भी इतनी खूबसूरत जगह है, एक्चुअली इतनी खूबसूरत जगह है कि वो छूटती नहीं है। एग्जैक्टली। और कई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिनको आपको इंडिया में रहना पड़ता है। उनका दिमाग अल्टीमेटली कई साल तक डबल माइंडेड रहा, और डबल माइंडेड दिमाग में आप काम नहीं कर पाते। आपको ये नहीं पता कि मैंने इंडिया रहूं या वहां जाना है। फिर मैंने अल्टीमेटली अपना पासपोर्ट फाड़ दिया था, वीजा फट गया, सब कुछ। फिर मैं पूरा सोच लिया था मैंने दोबारा इंग्लैंड कभी नहीं जाना ही। राइट। तो अब गया भी नहीं, उसके पास क्या गए भी नहीं। तो उसमें पहली यूनिवर्सिटी पे गया था। अच्छा। लेकिन जो बाकी जितने ऑलमोस्ट काफी दोस्त थे, वो बहुत कम थे जो सेटल हो पाए। बाकी सब बीच मजदार में रह गए कि जाए ना जाए, वो इधर भी सेट नहीं हो पाए। वो यहाँ के भी नहीं रहे ना, वो यहाँ के भी नहीं रहे, वहाँ के भी नहीं रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको क्वेश्चन है कि आपके 20, जैसे मैं 20 ईयर्स का हूँ, तो आपके 20 ईयर सेल्फ के लिए क्वेश्चन है, जो
आपने एक बड़ी अच्छी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी देखी है, राइट? ठीक है। आप मेरे जैसे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो कुछ अपना करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या ऐसी एडवाइस देना चाहोगे कि फॉर अभी समझो आप अपने आप को ही वो एडवाइस देना चाह रहे हो? ऐसा है कि मेरी एडवाइस शायद बहुत कम लोगों के ऊपर अप्रोप्रिएट बैठे, हाँ। क्योंकि इतनी वास्ट है सब कुछ, Right. ठीक है ना। ये नहीं मेरी एडवाइस हर एक के ऊपर कहीं हाँ, बैठे। मतलब जो आपको लगता है कि मेरे को ये लगता है कि यार जो सक्सेस है ना ये आसान नहीं होती है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि उस सक्सेस के लिए एक बंदा थोड़ी दौड़ रहा है। आज आप जो कर रहे हो, आपको काटने के लिए 1000 बंदा बैठा हुआ है, और यंग से यंग लड़के, और आगे से आगे, आगे से आगे। हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करोगे या मैं बढ़ने की कोशिश करता हूँ, लोग मेरे को खींचते हैं। मेरे आगे कोई बढ़ने की कोशिश करता है तो मैं भी तो उसको खींच ही रहा हूँ ना। अगर मैं इस लेवल से इस लेवल पे गया हूँ तो काफियों को तो नीचे उतार के गया हूँ ना। अब वैसे ही मेरे पीछे लोग लगे हैं, ये नहीं है। अब और नए जनरेशन है, पूरा बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, और यंग लड़के हैं, उनमें और जोश है जो किस टाइम में मेरे में था। अब वो और आगे बढ़ रहे हैं और मुझसे आगे बढ़ भी रहे हैं। राइट। तो इसमें यही है कि आपको ना बिना किसी को देखे आपको अपने मकसद पे करते ही रहना है काम। ये जो ट्रेन में चढ़ गए हो ना आप एक बार, उस ट्रेन से उतरना नहीं है, इस पे चढ़े रहना है, और ये मान के चलना है कि सक्सेस आसान नहीं है, लेकिन सक्सेस मिल जाती है। इसको मिलना ही मिलना है आपको, और लेकिन मिलनी उसको ये है जो उस ट्रेन से में चढ़ा रहेगा। वो ट्रेन बोरिंग भी होगी, बहुत बार आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होएगा, आप डबल माइंडेड हो गए, यार मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप चढ़े रहोगे उस ट्रेन पे, उस मकसद पे, तो आपको अल्टीमेटली सक्सेस मिल जानी है। और मैंने ये नहीं कहता कि दुनिया में नंबर 1 पे आप ही पहुंचोगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे। इतने सक्सेसफुल हो जाओगे सक्सेसफुल की कैटेगरी में, क्योंकि हर बंदा इतनी लंबी फाइट नहीं लड़ता, उतर जाता है, छोड़ देता है। और आजकल जैसे जेनजी की बात कर लें तो ये होता है ना, हमें हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, वो मिलनी नहीं। वो मिल भी जाएगी तो कुछ टाइम के लिए रहेगी। वो समझ लो, फिर अगर वो मिल भी जाती है तो हजारों में से एक को मिलती है, वो हजारों में से एक को मिल जाती है, लेकिन उस एक को एग्जाम्पल लेके और उसी हिसाब से चलना, उसको भी तो मिली है। ऐसा नहीं है उसको मिल गई है लेकिन हो सकता है आपको ना मिले, मतलब किस्मत उसके साथ थी, आपके साथ नहीं है, लेकिन आपके साथ मेहनत तो है ना, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, किस्मत तो ऊपर वाले के हाथ में है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। राइट। आपके हाथ में एक ही चीज है, वो है सिर्फ और सिर्फ लगे रहो, मेहनत करते लगे रहो, फिर मिल जानी, आपको मिलेगी। Exactly. थोड़ी कम मिलेगी, थोड़ी ज्यादा मिलेगी, मिल जाएगी। राइट। तो अब कुछ जो अब एक लेगेसी के रिगार्डिंग एक चीज़ है, जैसे आपने बताया कि स्क्रू हमारा बिजनेस था, आपने उसको अब डाइवर्सिफाई कर दिया इस चीज़ में कि अब आप एज आरके बिल्डर्स अपने जो लेगेसी उसको और बेटर बना रहे हैं और आगे लेकर जा रहे हैं। एंड आपने ऑलरेडी अब मेरे को जैसे बताया कि इंडिया की सबसे बड़ी स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो जब आप आरके बिल्डर्स की तरफ आ रहे थे तो तब आपने क्या सोचा था कि इस लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए यही क्यों हमने चूज किया? नहीं, ऑनेस्टली मैं आपको एक बताता हूँ। मैं, मेरा ब्रदर और मेरे फादर, हम लोग प्रॉपर स्क्रू में ही थे। जी। हैवी स्क्रू में तो है ही है। हाँ। मेरे फादर को ना बहुत टाइम से शौक था बिल्डिंग लाइन में जाने का। ओके। मैं बचपन से सुनता आ रहा था, मेरे ख्याल से जब मैं 15-16 साल का था तब से सुनता आ रहा था कि हमने ना एक बिल्डिंग लाइन भी शुरू करनी है साथ में। लेकिन मेरा क्या था, मेरा दिमाग जो था ना, वो मेरा दिमाग कभी जिंदगी में स्क्रू से हटके कभी गया ही नहीं। अच्छा। ना मेरा गया ना वीरेन का गया। अच्छा। क्योंकि वीरेन मेरे को फॉलो करता रहा। हम लोगों को दिन रात समझ लो, मेरी तो ये पोजीशन थी कि हम स्क्रू की डिब्बी में ही पैदा हुए हैं और स्क्रू की डिब्बी में ही मैंने ऊपर चला जाना है मेरी जिंदगी ऐसी है। फादर ने ना अल्टीमेटली 3-4 साल पहले बिल्डिंग की लाइन शुरू कर ली। अच्छा, 3-4 साल पहले? हाँ, 3-4 साल पहले। शौक तो उनको कब से था पता नहीं, मेरे को इतना पता है मैं 12 साल का था जब से सुनता था उनके मुंह से। उनने बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। अब होता क्या था कि कर रहे थे। फिर मेरे वीरेन से बात हुई, मैं कहा यार ऐसा है, पापा ने शुरू तो कर ही ली है, हम में से एक ना एक बंदे को इसमें ध्यान देना पड़ना है। पापा जितना ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अब अल्टीमेटली उनको किसी हद तक मालूम है सॉफ्टवेयर कैसे चलाने हैं, बहुत कुछ है, वो शायद उसमें वो लैक ना कर जाए और ये नुकसान ना हो जाए। हम दोनों पे थोड़ा सा टाइम उसको देना शुरू हो गए, लेकिन अल्टीमेटली मैं इतना टाइम उसको दे नहीं पाया और मेरा उसमें ब्रेन भी इतना नहीं चला। ओके। आरके बिल्डर्स बिल्डिंग लाइन में। हाँ, बिल्डिंग लाइन में वो किसी चीज को बहुत जल्दी पकड़ लेता था। ब्रेन भी हाँ, बहुत जल्दी पकड़ लेता। वो मेरे से भी ज्यादा शार्प है, मेरे से ज्यादा हर चीज में मेरे से फास्ट है। तो मैंने कहा, मैं धीरे धीरे निकलता था बिल्डिंग लाइन पे, मैं नहीं दे पाया, ध्यान नहीं दे पाया। मैं फुल फ्लैश जिसमें आ गया तो वीरेन दोनों तरफ ध्यान दे देता है। वो बिल्डिंग लाइन में भी पूरा ध्यान देता है और अपने स्क्रूज लाइन में भी पूरा ध्यान दे देता है। तो फिर होली फिर बात हुई कि यार अगर वीरेन ने लाइन पकड़ी है ना, इतने सालों बाद लाइन पकड़नी है, तो छोटी नहीं पकड़नी। छोटी लाइनें तो हमारे को 50 है, वो काम कर लें, शोरूम खोल लें,
क्या बोलते हैं इसको, कितनी सारी चीजें। 50 चीजें हैं जो लोग कर रहे हैं। मैंने कहा यार इतने सालों बाद कर रहे हैं ना, 60 साल बाद करनी है तो बड़ी लाइन पकड़नी है। फिर हमने फाइनल सोचा कि हाँ यार अगर वीरेंद्र करना है तो बिल्डिंग लाइन में फुल फ्लैज आते हैं। और बिल्डिंग लाइन में भी जो बिल्डिंग बनानी है बड़ी ही बनानी है, क्योंकि अभी तक क्या हो गया था, हमने ना स्क्रूज में आज की डेट में क्वालिटी में वर्ल्ड वाइड नंबर 1 हम है। और ब्रांड मैक्सिमम सबसे बड़ा ब्रांड स्क्रूज में आज भी हमारा ही है। तो दिमाग में क्या था, शुरू से एक ही चीज थी, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। जब हम लोग बिल्डिंग लाइन में आए तो ये समझ में आया कि तो क्वालिटी देने वाला कोई नहीं है स्क्रूज में। तो फिर हमारे अलावा कुछ एक दो लोग क्वालिटी तो बनाते थे, चलो हमसे बराबर नहीं होती थी लेकिन कोशिश करते थे। इसमें तो ये पोजीशन होती थी कि इसमें एक थंब रूल था बिल्डर्स के मुंह से जो हमने सुना था कि अगर आपने अच्छी बना दी तो आपकी बिकेगी नहीं। अच्छा। और वो काफी हद तक 100% ठीक भी थी। अच्छा, अच्छी बना दी तो बिकेगी, बिकती नहीं थी। नहीं बिकती थी। वो होता क्या था, जब एक बंदा बिल्डिंग लेने आता है ना, वो चाहे जो मर्जी घर से सोच के जाए, धीरे 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 वो सस्ते की तरफ चल जाता है। अच्छा। क्योंकि महंगी चीज है। और अल्टीमेटली जिसने अच्छी बनाई होती थी उसकी बिकती नहीं है। उसने पहले, हर बंदे ने कोशिश ये की पहले हम अच्छी से शुरू करें, उसने देखा यार अच्छी तो बिकती है नहीं है, होली 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 वो भी उसी धारा में चल पड़ा, इन द रोम डू एज द रोमन्स डू, ठीक है ना। तो बिकना शुरू हो गया। लेकिन हमने ये सोचा कि यार वीरेन ऐसा ये मेरी लाइन हमारी वो तो है नहीं है, ये तो मेरे लिए सेकंड बिजनेस है ना, मेन तो हमारा है बहुत अच्छा चल रहा है, इसको लगे 2 साल, इसको लगे 10 साल, इसको लगे 50 साल। वही बात कि एक अपने अपना रूल में चलना है कि देनी है तो क्वालिटी ही देनी है। लोगों को हमें एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। हो सकता है 1 साल लगे, हो सकता है 2 साल लगे, हो सकता है 10 साल लगे। मैं कहा 10 साल के बाद अगर इधर 500 बिल्डर है ना, वो 500 बिल्डर एक ही कैटेगरी रहेगी, नीचे की क्वालिटी, ऊपर की क्वालिटी कैटेगरी में उनको कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगी, कोई होएगी नहीं। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। क्योंकि इतने साल 10 साल 20 साल 30 साल जैसे हम सोच रहे हैं, हाँ, इतना कोई सोचने वाला नहीं है। क्योंकि हमारा बिजनेस चल रहा है। हाँ, लोग 30 साल बाद ना, 30 साल बाद अगर सपोज करो आज की डेट में, सिंपल आज की डेट में कस्टमर है 500 कस्टमर में 10% कस्टमर है जिसको अच्छा चाहिए। 500 का 10% कितना हो गया? 50। और ऊपर मैं अकेला बैठा हूँ, वो 50 मेरे पास आएंगे। और 90% कितना हो गया? 450। 450 को फीड करने वाले नीचे 10,000 बिल्डर हैं। उनके पास एक कोठी भी नहीं आनी, या एक आ गया, हमारे पास 50 आनी है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसके लिए अल्टीमेटली फिर वही बात है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, सब्र। वो सब्र करना बहुत मुश्किल है। वो अपने आप को समझाते रहना 10 साल लगे, 20 साल लगे, वो समझाना बहुत मुश्किल है अपने आप को। लेकिन वो जो समझा जाता है कि नहीं यार दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने क्वालिटी ही देनी, वो फिर समझ लो वो बीट से बाहर निकल जाएगा। हम अब बिल्डिंग लाइन में भी हम उस बीट से बाहर निकल चुके हुए हैं। आपको देखकर और वीरेन भैया को देखकर ना, जो मुझे एक चीज समझ आई है और जो सीखने को मिल रही है वो यही है कि सब्र होना बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी लाइन में सब्र करना पड़ेगा। हाँ, सब्र होना बहुत जरूरी है। और वो आपकी ना पर्सनालिटी, दोनों की पर्सनालिटी में दिखता है। लाइक वो पेशेंस, वो कामनेस, वो दिखती है। एंड दैट इज मे बी वो आपके। और ये ऐसा नहीं है कि हमने पहले दिन कोई काम किया प्रॉफिट हो गया। वो दुनिया को दिखता है। वो हम दोनों भाइयों को या हम तीनों बाप बेटे को तो पता ही है ना कि 10 कामों में नुकसान हुआ है वो हमें पता है यार इसमें नुकसान हो गया, भैया कैसे करना है, चिंता नहीं करनी। जो सोचा है ना क्वालिटी देनी ही देनी है, कितना नुकसान हो जाएगा, 10-20 लाख का नुकसान हो जाएगा ना, ठीक है ना, वो हमारे लिए भगवान की कृपा से मायने नहीं रखता। एक्चुअली नहीं मायने रखता है। पहले इतना नुकसान हुआ, पहले इतना नुकसान, फिर इतना नुकसान, फिर इतना नुकसान, फिर इतना नुकसान कर करके फिर धीरे धीरे वो उल्टा हो गया। अब उल्टा प्रॉफिट की तरफ जाना शुरू हो गए हम लोग। लेकिन बात ये ना, हमने तो कर लिया, फिगर बतानी अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना, इतने बड़े नुकसान से करते करते रिवर्स हो गया, अब हम लोग प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आम बंदा इसको इतनी पेशेंस नहीं रखता ना, वो हल्का सा लॉस देखकर छोड़ो यार, क्या करें, या तो वो छोड़ देता है या वो सीधी क्वालिटी डाउन कर देता है। वो क्वालिटी डाउन करता है, ऑर्डर आया था उसको, उसकी कोठी बिक जाती है, कोठी तो बिक जानी है। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पता लगना है, और जो उन्हें परेशान होना है, फिर उनको समझ आना नहीं है काम गड़बड़ हो गया, उसकी रेफरेंस से धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जानी मार्केट से। हमने एक कोठी देनी है, वो रेफरेंस से रेफरेंस वो धीरे धीरे हो जाना। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, अपने आप को समझाना पड़ेगा लगातार, इतना बंदा समझा नहीं पाता। मतलब मैं अगर सम अप करूँ इस चीज को कि अगर आपको एक लेगेसी बिल्ड करनी है तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग होनी चाहिए विद पेशेंस, और आप बस लगे रहो। मैंने शायद ये इसलिए सीखा क्योंकि मेरी फैक्ट्री को खड़े होने में, सर्वाइव करने में, यानी पहली सांस लेने में 30 साल लग गए थे, ठीक है ना, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था।
लेकिन मैंने देखा अगर यार 30 साल में बंदा जीरो से यहाँ तक पहुँचता है तब तो फिर पहुँच ही जाएगा, फिर तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। राइट। ये चीज़ बहुत, जैसे मैं शाहरुख सर को बहुत ज़्यादा आइडलाइज करता हूँ। जैसे उनकी बात है, ही इज़ द लास्ट ऑफ स्टार्स, ठीक है, बिकॉज उनको भी जैसे आप कह रहे हो, उनको आपकी फैक्ट्री बनने को ऐसे 30 ईयर्स लगे, राइट। सेम शाहरुख सर को भी लगे, उनको 30 साल लगे कुछ बनने में। देन नाउ इज लाइक द सुपरस्टार, लास्ट ऑफ द स्टार्स। तो वो मेहनत, वो सब्र, वो सब चीज़ें होना बहुत जरूरी है। उसमें ये है कि एक सब्र चाहिए, और ये है कि आपको ना फिर आपको इधर उधर नहीं देखना, एक तरफ लगे रहना है, लगे ही रहना है, फिर हो जाना है। एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, दुनिया में इतनी जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करती। बड़े बड़े एक्टर्स हैं, अब अमिताभ बच्चन को ही, अमिताभ बच्चन पहले फेल होता रहा है, फ्लॉप 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 फ्लॉप, धीरे 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 लोगों ने एक्सेप्ट किया। बहुत सारे एक्टर हैं जिनको टाइम लगा, लेकिन धीरे एक्सेप्ट कर लिया। जब एक बार एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो हंसे, उनकी एक्टिंग सही हो ना हो, हर बात पे हंसी आनी है। ठीक है ना। अब अक्षय कुमार हैं, उनको पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे लोग, अब वो स्टंट करते हैं तो भी लोग एक्सेप्ट करते हैं। अब वो उल्टे सीधे मुंह बनाते हैं तो भी लोगों को हंसी आती है। मतलब ऐसे ऐसे मुंह बनाते हैं कि अगर उनको कोई और देखे ना, जो नहीं जानता कि एक्टर है, उन्हें कहना यार क्या हरकतें कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को वही हंसी आती है, क्योंकि हम लोगों को टाइम लगा लेकिन एक्सेप्ट कर चुके हैं। ऐसा ही किसी बिजनेस को, किसी बंदे को, आप भी इधर बैठे हैं, आपको भी एक्सेप्ट करने में लोगों को वक्त लगेगा, और वक्त देना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता कि आप ओवरनाइट सक्सेस बन जाते हैं। ओवरनाइट तो फिर वो जो वो पता है, ओवरनाइट जो है ना, वो देखते हैं कौन है जी, ये फ्लिपकार्ट वाले यहाँ पहुंच गए, वो यहाँ पे पहुंच गए, वो यहाँ पे पहुंच गए, वो पता नहीं वो भगवान के दिए हुए 0.001% बंदे होते हैं। तो वो फिर हम सारे ऐसे सोचना शुरू हो जाएंगे, फिर मुंह के बाहर गिरेंगे कि वो भी तो कर गए थे, हम भी करेंगे। यार वो कर गए थे, हमें अपने तरीके से करना है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको फन साइड लेकर जाते हैं। ठीक है। ऑल दिस वाज फन, बट अब अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बताओ, किस तरह के थे आप? ये ऐसा है कि कॉलेज से पहले ना मैं आपको स्कूल लाइफ के बारे में बताता हूँ। हाँ जी। स्कूल लाइफ में ना मैं एवरेज लड़का था। ओके। एवरेज ऐसा था कि सपोज करो कि क्लास में 40 बच्चे थे ना, तो बड़े साल मेरी रैंक 21वीं आती रही। मुझे आज भी याद है, मैं 21वें रैंक पे था। अच्छा। ठीक है, खुश था। अब प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, धीरे 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 जो नीचे के बच्चे थे ना, नालायक, वो बाहर निकलते गए, और जो बाहर से बच्चे आए वो इंटेलिजेंट आ गए। अच्छा। अब मेरी प्रॉब्लम क्या हो गई थी, मैं 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25 करते 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 मैं पहुंच गया बहुत पीछे। और जितने भर्ती हुए वो सारे इंटेलिजेंट थे। तो इस चीज का ना मेरे को बहुत ज्यादा दुख था कि यार मेरा भी ना कहीं नंबर ना लग जाए। मतलब मैं जैसे बाकी बाहर निकले हैं 15 सालों में, प्री नर्सरी से लेके 12 तक, अल्टीमेटली मैंने बड़ी मुश्किल से ना अपने आप को बचाए 12th पास की। 12th पास जैसे की ना, तो 12th पास करने के बाद वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था कि अब मैंने 12th पास कर ली। अच्छा। अब मेरे को ये चिंता नहीं है कि अब मैं इसके बाद स्कूल से बाहर, खत्म है तो स्कूल खत्म हो गया। Exactly. वो मेरा सबसे ज्यादा खुशी का दिन था जब मैंने 12th अपनी बाहर गई थी। Right. उसके बाद मैं कॉलेज चला गया। कॉलेज की लाइफ बहुत अच्छी थी, उधर चिंता विंता कोई थी नहीं। कॉलेज के बाद फिर मैं इंग्लैंड चला गया पढ़ने। ना तो कॉलेज में टेंशन होती है। डीएवी पब्लिक में पढ़ा हुआ था तब, डीएवी पब्लिक की पढ़ाई बहुत टफ थी। अच्छा। डीएवी से पढ़े बच्चे जो थे ना, उनके लिए आगे कुछ भी मुश्किल नहीं था। तो इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में भी पढ़ाई मुश्किल नहीं थी, बहुत आसान थी। उधर भी मैं मतलब कोई चिंता नहीं थी, टॉप 5-10 में आ जाता था। तो इंग्लैंड की पढ़ाई, उसके बाद उधर बहुत मजा किया। सब रोज 8 घंटे पढ़ना, और उसके बाद जो मर्जी करो, काम करो, ये करो, वो करो। वो लाइफ बहुत बहुत ज्यादा एंजॉयबल थी। अच्छा, मेरे को एक सवाल था आपसे कि जैसे पहले लव लाइफ के बारे में बात कर रहे थे, राइट? चलो, आपने बताया कि आप सबसे प्यार करते थे। हाँ, मुझे सबसे प्यार हो जाता है। मुझसे प्यार अभी भी हो जाता है। अब तो अब शादी होगी, अब करो ना करो उससे कोई मतलब ही नहीं। असल में क्या था, जब मैं इसमें आया ना, बिजनेस में आया, जब मैंने हार मान ली थी, एक्चुअली हार मान ली थी कि यार मुझसे कोई कुड़ी नहीं पटने वाली। उसके बाद फिर क्या हो गया, जब मैं बिजनेस में आया ना, फिर बिजनेस में आके मैं 100% बिजनेस में आ गया। फिर मेरे दुनिया में कुछ था ही नहीं, एक्चुअली कुछ रहा ही नहीं, मैं बिजनेस ही था। तो उसके बाद शादी हो गई। तो शादी के बाद तो फिर लव खोना किससे, फिर तो वाइफ ही होती है।
तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपके पार्टनर आपको कितना ज्यादा हेल्प करते हैं इन बिल्डिंग द बिजनेस दैट यू वांट, दैट यू आर इन, मेरे वो पार्टनर जो में सपोर्ट। मेरी वाइफ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यार ऐसा है, मेरी वाइफ ने मेरे को हद से ज़्यादा सपोर्ट किया। वो इस कारण ना, जितना कि मैं जुनून था ना मेरे को, जितना मेरे अंदर जुनून था, वो जुनून में मैंने उसको कभी टाइम ही नहीं दिया, और मेरे को पता ही नहीं लगा कि एक वाइफ को टाइम चाहिए होता है साथ में। वो मैंने बताया ना, ये सब चीज़ें आपको तब पता लगती हैं जब आपकी लाइफ में लड़की रही हो। कोई तो बताने वाला होता है ना। जब आपकी लाइफ में लड़की रहती है ना, गर्लफ्रेंड होती है आपकी, तो गर्लफ्रेंड हमेशा आपको 100 बातों में नाराज होती है। फिर आपको समझ आता है यार एक गर्लफ्रेंड चाहती क्या है। उसे छोटी बातों में नाराज होना है, उसने आपसे ये डिमांड करनी है, वो डिमांड करनी है, ये डिमांड करनी है, वो डिमांड करनी है। वो मेरी लाइफ का कोई फेज आया नहीं। और जब मेरा फेज ही नहीं आया तो मुझे पता ही नहीं लगा कि एक्चुअली वाइफ भी तो कभी तो लड़की है ना। 20 साल की उम्र में आएगी तो लड़की तो थी वो। मेरे को कभी पता ही नहीं लगा कि एक्चुअली वाइफ भी क्या चाहती है। मैं काम काम काम, सारा दिन काम में लगे रहना। ये नहीं रात भर काम में आता तो शाम 6 बजे तो मैं घर आ जाता था, लेकिन उसके बाद भी ध्यान मेरा काम की तरफ। राइट राइट। लेकिन वो अल्टीमेटली उसको उसने देखा यार इसको इतना शौक है, वो मेरे कभी शौक के अंदर उसने एंट्रेंस कभी क्रिएट नहीं की। वाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पार्टनर, राइट। वो कहती थी कि यार क्यों इतना भागते हो, क्यों इतना भागते हो, कि कम भागो, थोड़ा ठहराव लाओ। तो लेकिन अब वो होता क्या है कि बंदा अपनी हालत से मजबूर होता है कि मुझे काम करना है, तो मैं अपने आप को भी रोक नहीं पाता था। राइट। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, फिर टाइम के साथ खुद ही बंदे में चेंज आ जाता है। अब जब मैं 40 साल का हुआ, उसके बाद फिर मैंने बहुत ज्यादा काम कम करना शुरू कर दिया। अब ओवरऑल सारा टाइम देना शुरू कर दिया। मतलब ठहराव आ गया। ओह, पूरा ठहराव आ गया। तो मेरे को चिंता होगी कुछ ज्यादा ठहराव आ गया। अब तो उसको, मेरे वाइफ को चिंता होगी यार कि फैक्ट्री तो जाया करो। घर ही बैठे रहे। और एक टाइम था जब मैं महीना घर में नहीं होता था, या टूर पे होता था, या फैक्ट्री होता था। उसने सोए हो ना, रात को 12 बजे सोती थी, मैं 12 बजे चुप करके देखना ये सो गई है। मैंने कार लेनी, फैक्ट्री में चले जाना और फैक्ट्री में अपना ऑफिस का काम करते रहना। अच्छा। और सुबह 6 बजे आ जाना। यार उसको पता ही नहीं लगेगी मैं फैक्ट्री गया हुआ था। काफी बार ऐसा होता था, उसको भी पता नहीं लगता था। अच्छा, आज पता लग गया। नहीं, मैं जाते कम हूँ। और कुछ आप बताना चाहते हो जेनजी को, या फिर हमें कुछ आप बताना चाहते हो एज अ टीम कि हम क्या चीजें सही कर रहे हैं, या फिर कुछ चीजें जिस पे हम लगे रहें? यार वैसे आपको ना वही बात है कि आपको लगे रहना है। जो भी आप कर रहे हो ना, आप गलत तो कर नहीं रहे। राइट। या तो ना कोई ऐसा काम कर रहे हो जो इलीगल है, या ऐसा काम कर रहे हो जो किसी के लिए किसी को नुकसान दे रहा है। आप जो कर रहे हो, आज का ये टाइम है, ठीक है ना, आज ये सब कुछ चलता है, राइट, इन है, तो आप उसी में लगे हो और इसमें लगे रहोगे तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। एंड बहुत अच्छा कर रहे हो जो भी कर रहे हो। थैंक यू। टाइम इस चीज का है ना। राइट। एक ये भी चीज मुझे आपसे पूछनी जो रह गया पहले, मेरे को भी याद है। आरके बिल्डर्स का मतलब क्या है? आपके दादू का नाम? नहीं, ऐसा ना, आरके मैंने भी कभी उनसे पूछा था, तो उनने ये बोला था कि आरके उन्हें वैसे ही नाम रख लिया था। अच्छा। कभी पंडित जी ने बोला होगा। तो वैसे ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कुछ भी नहीं था। वो किसी ने पंडित ने बताया होगा, या कब कुछ भी होगा, या फैमिली में कोई आर और के होगा। अच्छा, तो एग्जैक्टली अगर कारण भी होगा ना, वो उस कारण का मेरे को पता ही नहीं है। अच्छा, पता ही नहीं। हाँ, वो नाम पता नहीं। आपने नहीं? अच्छा, मतलब आपके फादर ने नहीं, दादा ही ने रखा ना। अच्छा, दादू। वो तो मेरे पैदा होने से भी 40 साल पहले रखा। अच्छा 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 अच्छा। मतलब मेरे पैदा होने से 20-25-30 साल पहले जब भी था रखा ना, इसलिए मेरे को एक रीजन नहीं पता कि आरके क्यों रखा, लेकिन आरके लकी नाम है हमारे लिए। अच्छा। तो क्या हुआ था, जब हमने ये जो आरके बिल्डर्स करना था ना, जब बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया, तो नाम कोई ना कोई तो सोचना था। फिर हमने बहुत तरह के नाम सोचे थे, ये नाम, वो नाम, इंग्लिश नाम, अच्छे नाम। तो फिर हमने सोचा कि यार एक बार ना इनसे निकलवाते हैं, ये जो टैरो कार्ड रीडर या जो भी होते हैं, न्यूमरोलॉजी वगैरह, न्यूमरोलॉजिस्ट। उनने कहा यार, उनने मेरे को 6 नाम दिए, 6 लेटर्स दिए। 6 में से एक्चुअली आर भी था और के भी था उस 6 में। अच्छा। तो फिर हमने सोचा यार अगर आर भी है, के भी है, तो क्यों ना हम आर के ही रख लेते हैं। तो आपकी जो कंपनी है स्क्रू मैन्युफैक्चरर, उसका नाम भी आर के स्टार्टिंग से? हाँ, वो उसका आर के स्टील इंडस्ट्रीज। हाँ, इसका आर के बिल्डर्स किया था हम। ओके। अगर मेरी टीम को कोई सवाल है, तो ऐसे कुछ सवाल पूछना। इतना एक्सपाइटमेंट पर गया हुआ कि यहाँ पे कुछ नहीं, तो कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस चीज पर आपका क्या टेक? क्या टेक बताऊँ, जाना तो मैं भी चाहता हूँ। बोल दो यार, ऐसा है, मैं सच बताऊं, कई चीजें होती हैं, बोल दूं सच। हाँ, अगर आपको लगेगा आपको ऐसा ना, मैं आपको बताता हूँ ना, गरारी तो मेरी भी वहीं पड़ी हुई है। अच्छा। लेकिन वो अलग बात है कि मैंने तब पासपोर्ट अपना फाड़ दिया था और मैं पूरी तरह से इधर अपने आप को कर लिया था, लेकिन जो बैक ऑफ द माइंड
अब जो जो settle जो मजा, सीधी बात है, जो मजा यूरोप में है ना, इंग्लैंड में है, वो उधर है, जो सच है। मैं बड़ी बड़ी बातें कर दूं, वो मेरी खुद की गहराई से बात नहीं निकल पा रही, तो मैं किसी को क्या एडवाइस दूंगा। एग्जैक्टली, हर जगह के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हर हैं। जगह के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। Right. मजा इधर रहने का भी है, मजा उधर रहने का भी है। बस इधर थोड़ी सी जो मेरे को पर्सनली जो तंग करता है ना, अगर सफाई हो जाए ना यहाँ पे, सिर्फ सफाई, तो फिर मैं अपना पर्सनली मेरे को बाहर जाने का कोई शौक नहीं कोई रहा। शौक नहीं है। Right. सफाई के सेंस में मतलब सराउंडिंग की सराउंडिंग की सफाई, करप्शन वगैरह उसकी क्या? तो करप्शन तो चलो मेरे को चिंता नहीं है, कितनी करप्शन कर लेंगे लोग। पैसे ही है ना, वो तो जेब से निकल के पैसे हमें दे देते हैं। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पीछे ना मेरी फैक्ट्री में ये 25 ऑफ जनवरी में मेरे ऑफिस में आग लग गई, तो शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, तो पता ही नहीं लगा क्या लगी, पूरा ऑफिस खत्म हो गया। तो अब उसमें कुछ भी आपको आगे करना है ना, आपको फायर ब्रिगेड, पुलिस, ये 2-3 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो आज भी 20-25 महीने के करीब हो गया है, मेरे लड़के पूरा चक्कर काट रहे हैं। अभी भी मेरे को पता नहीं, मैंने 5-6 दिन पहले तक पूछा था कि यार सारी फॉर्मेलिटीज हो गई, वो रोज चक्कर काटते थे। 5-6 दिन पहले तक तो नहीं थी, अभी शायद हो गई होंगी, मेरे को नहीं पता, मैं पूछना ही बंद कर दिया। ठीक है, अब ये चीजें जो है ना, ये चीजें हैं फाइनेंशियली, ठीक है यार, लड़के लगे हुए धक्के खाते हैं, खाते रहे, लड़के भी ठीक है, भाजी तनख्वाह तो लगी रही है, रोज जाते हैं। ये चीजें तो तंग करती हैं, मेरे को तंग कर रही हैं, करप्शन ये वो सब जगह तंग करती हैं। लेकिन बस इन सबसे ऊपर क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये सफाई नहीं है यहाँ पे। आज अगर मेरा मन करता ना कि मैं यहाँ से लॉरेंस रोड तक पैदल जाऊँ, मैं पैदल नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ से लॉरेंस रोड तक पैदल जाने के लिए ना फुटपाथ है, वो फुटपाथ के ऊपर पहले ही गाड़ियां। आप जा सीधा रहे होते हो, लेकिन आपकी गर्दन पीछे होती है कि चलना सड़क पे पड़ता है कि यार अभी कोई ना कोई ठोक ना दे। मतलब आप जा सीधा रहे हो, गर्दन आपकी पीछे होगी, तो आपको चलने का क्या मजा आएगा। और वहां पे जो बंदे जाते हैं, वो कब दिन में 5-5, 6, 10-10 किलोमीटर चल लेते हैं, उनको पता नहीं लगता कि यार हम लोग कितने किलोमीटर चल पड़े हैं। साफ ये चीजें 2-4 चीजें अच्छी हो जाए ना, तो फिर ये भी जन्नत है। बाकी थोड़ी बहुत करप्शन चलो सब जगह चलती है, ठीक हो जाएगी 10-20 साल में। राइट। और थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, तो जैसे आरके बिल्डर्स को लेकर ये जो कंटेंट क्रिएशन वाला आइडिया था, ये आपका आइडिया था कि वीरेन भैया का था? ये नहीं, सारा वीरेन का। अच्छा। आरके बिल्डर्स में पूरा वीरेन और फादर वो दोनों पूरा इन्वॉल्व है। राइट। मैं चाहता हूँ, मैं ना बड़ी बार कोशिश करता हूँ जाने की, मेरे को टाइम नहीं मिलता। अब इतना टाइम हो गया कि अब जाता भी हूँ तो समझ नहीं आता। राइट। ठीक है ना, अब मैं समझना शुरू करूंगा, मन नहीं करता। अब इतने टाइम है यार, आपका दिल इसमें लगा हुआ है। दूसरे दिल ऐसा ना, अब इसमें इतना अपने आप ना टाइम दे दिया है कि इधर ये जो हमारा स्क्रू है ना, वो इससे 100 गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक्चुअली 100 गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन 20 साल इतना टाइम अंदर दे दिया, अपने आप को इतना झोंक दिया है कि वो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आसान हो गई मेरे लिए। अब मैं नए सिरे से उसको भी समझूं, और वो समझने का मन नहीं करता। वो वीरेन कर रहा है ना, पापा कर रहे हैं, ठीक, अच्छा कर रहे हैं, और जब मेरी जरूरत होती है कोई राय देने की तो दे देता हूँ। राइट। तो मेरा अगला सवाल है आपके लिए, जैसे हर इंसान अपनी लाइफ में एक बार अपना एक ड्रीम हाउस बनाना चाहता है, राइट? तो अगर आरके बिल्डर्स हमारी हेल्प कर रहे हैं हमारे ड्रीम हाउस बनाने के लिए, तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है? और जैसे आप बात कर रहे हो कि आपकी क्वालिटी बाकियों से डिफरेंट है, तो डिफरेंट क्या है क्वालिटी में? उस चीज के बारे में अगर आप हमें एक बार बता दें। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जब हम सपोज करो एक कप है, हाँ जी, इस कप में बहुत कुछ नहीं है, इसमें एक सेरामिक है, एक इसका कलर है, इसकी हार्डनेस होगी, ये 3-4 चीजें हैं। लेकिन जब हम लोग या फिर ये पानी है, इस पानी में प्लास्टिक की बोतल है, इसकी क्वालिटी होगी, इसमें पानी की क्वालिटी होगी। अगर पानी की क्वालिटी में कोई 1000 चीजें नहीं होंगी, वो 2 ही पैरामीटर्स हैं, राइट? वो 2 पैरामीटर्स पास हैं, इस प्लास्टिक के 2 पैरामीटर्स पास हैं। लेकिन जब आप घर बनाने जाते हो ना, एक घर में सिर्फ 2 चीजें नहीं है कि ये एक प्लास्टिक और एक पानी है, इसमें सेरामिक है और एक कलर है। एक घर बनता है कम से कम नाना करते भी 35 से 40 हजार छोटी बड़ी चीजों से। वो 40,000 चीजों के में 40 की 40,000 चीजें ही सही होनी चाहिए। हाँ, अब आप ये देखो ना, एक घर बनाते हो, एक घर खाली जगह होती है, वहां से करते 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 कम से कम 40 से 50, अब तो और भी ज्यादा चीजें हो गई होंगी। ये तो मैं आपको 4-5 साल पहले बता रहा हूँ, जब मैंने डाटाबेस मेंटेन किया था तो 35-40 हजार चीजें थी। अब तो टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे टाइम हो रहा है और ज्यादा अच्छी चीजें आ रही हैं। कम से कम एक घर 40 से 50 हजार चीजों से बनता है, ठीक है। अब हम बिल्डर जो है ना, बिल्डर वो 50 हजार चीजों में ही पैसा बचा सकता है, कई चीजों में पैसा बचा सकता है, राइट? ठीक है ना। एक ईंट आएगी 4 रुपए की, एक ईंट आती है 7.5 रुपए की,
अब 4 और 7.5 में 2.5 बहुत कम है, लेकिन जब परसेंटेज में गिनती करते हैं ना तो ये 70 to 80% हाई हो जाती है। एग्जैक्टली। ठीक है, अब आपको ईंट थोड़ी दिखाई देनी है, अब इसके पीछे की ईंट नहीं दिखाई देनी है, लेकिन उस ईंट ने अपना काम कर जाना है। जिसने तंग करना है ना, उसे धीरे 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 आपको सारी जिंदगी के लिए परेशान कर देना है। उस ईंट की कमी ने ना, उस ईंट की कमी की वजह से इतनी कमी आ जानी है, आपने परेशान होना, आपको ये नहीं पता लगना है कि ईंट की कमी है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक घर है, सपोज करो 200 गज का घर है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 200 गज का घर है। अब 200 गज के घर में हम डालते हैं 16 पिलर्स। पिलर समझते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 16 पिलर्स डालते हैं। आप ये सोचो कि कोई बंदा कंजूसी भी करेगा तो 16 की जगह कितने कम कर लेगा? कितने कम कर लेगा? 2 कम कर लेगा। मेरी ही बिल्डिंग में जो 16 डलते हैं ना, तो मेरी साथ वाली बिल्डिंग में बाकी बिल्डर्स वो घर बनाते हैं 4 पिलर से। मतलब कंपैरिजन में 16 में 2 कम कर दोगे ना, फिर भी समझ में आती है। समझ में आती है। अब 16 में वो लोग 4 पिलर से घर बना लेते हैं, तो घर वो भी बन जाता है। और शायद कभी घर गिरे भी नहीं है, लेकिन उनने तंग करना ही करना है यार। भगवान ना करे कभी अर्थक्वेक आ गया, वो एक बार कांड हो गया ना, उस बंदे के जितने पैसे उसने 2, 4, 5, 10 लाख बचाए होंगे ना उस बंदे ने, वो पैसे वहीं के वहीं रह जाएंगे उसके परिवार समेत। अब मैंने आपको एक छोटी सी पिलर का एग्जांपल दिया है। बिल्डर्स उसमें भी परवाह नहीं करते, उनको उनकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं। उनको पता है कि यार अगर हम उनकी लाइफ के बारे में सोचेंगे तो मेरी कोठी नहीं बिकेगी, हम बड़े अच्छे काम करेंगे तो बैठे रहेंगे। राइट। हम लोगों में हौसला है, हमें पता है कि यार ठीक है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, साल 2 साल 5, 10 साल बाद इस चीज की कदर पड़ेगी पड़ेगी। उस बंदे को नहीं पता लगता, लेकिन जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनकी तो आंखें खुली है ना, उनको तो पता ही है ना कि यार हम कोठी बिकवाते हैं 4 पिलर में सस्ती, ये बनाते ही 16 पिलर में है। हम लोग सरिया डलवाते हैं 3 mm का, ये 4 mm का, ये सरिया डलवाते ही 8 mm का है। अब सरिया तो आपको दिखना ही नहीं है, आप कोठी लेने गए आपको कुछ नहीं दिखना, आपको पता है क्या दिखाई देना है? आपको सिर्फ फिनिश दिखाई देनी है, बहुत खूबसूरत है। आपको नीचे इटालियन मार्बल दिखाई देना है या टाइल दिखाई देनी है, आपने कहना बहुत खूबसूरत। आपको जैगुआर की फिटिंग्स दिखाई देनी है, आपने कहना फिटिंग्स जैगुआर की हैं। आपको पंखे दिखाई दे देने हेवल्स के, ठीक है ना। आपको वही 4-5 ब्रांड हैं, हेवल्स, जैगुआर, या 2-3 ब्रांड्स होंगे जो आपको दिखाई दे जाने हैं। टीवी कौन सा है, सोनी का या सैमसंग का लगा है। आपसे बोलेंगे ना कि आप खुद ही बता दो, कोई 6 चीजें बता दो, आपको नहीं समझ आनी, आपको यही 4 चीजें दिखाई देनी है। लेकिन वो 4 चीजें जो है ना, वो 4 चीजें तो हर बंदा अच्छा लगा देता है क्योंकि आपको समझ में है। उसके अलावा जो 40 से 50 हजार चीजें हैं वो आपको तो पता नहीं लगनी। और मेन घपला उन्हीं में होता है। मेन घपला उनमें होता है ठीक है ना। उनमें तो घपला कोई हजारों का नहीं होता, उनमें घपला लाखों करोड़ों का हो जाता है। तो फर्क पड़ जाता है एक बिल्डिंग के पीछे करोड़ों रुपए की। अब सीमेंट लगाना है, वो सीमेंट 300 रुपए की भी बोरी आती है, वही सीमेंट 750 रुपए बोरी भी आती है। अब ये थोड़ी ना कि हमें 300 रुपए सीमेंट की बोरी लगानी नहीं आती। हमने अपना जब पूरा हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में हम लिखते हैं कि हम आपको यही सीमेंट लगा के देंगे, वो हमने लिख के देना है, ठीक है ना। अब आपको क्या, किसी आम बंदे को नहीं समझ आना, आम बंदे को एसीसी भी वही लगना है, अल्ट्राटेक भी वही लगना है। एसीसी में भी आगे 3 तरह के हो जाएंगे सपोज करो, अल्ट्राटेक में भी आगे 3-4 तरह के हो जाते हैं। फर्क बहुत ज्यादा हो जाता है। ये छोटी चीजें, मैं ये नहीं कहता कोई भी चीज गलत है, सही है, लेकिन उनमें से भी अच्छी में से अच्छी तो कोई ना कोई तो है ही ना। सलमान खान है, शाहरुख खान है, ये 4 हैं, सारे अच्छे हैं, लेकिन उनमें से भी तो कोई टॉप का है ना। हर चीज में कोई ना कोई टॉप का है, तो इसमें भी ऐसे ही हम लोगों ने हर चीज अच्छे से अच्छी ही देनी है। लेकिन हमें फर्क क्या होता है कि हमारी कोठी को बहुत ज्यादा महंगी नहीं पड़ती। वो महंगी इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि मेरी परचेजिंग बहुत बल्क रहती है। अगर कोई ग्लास सपोज करो, ये कप आप लेके आए, कितने का पड़ा आपको? 400। आपको 400 का पड़ा। मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूँ, सेम कप, इत्तेफाक हो गया, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये मैंने कप प्रिंट करवाए हैं, 10 अभी ऑर्डर दिया 30,000 कप्स का। तो ये मेरे को कितने का पड़ा? कितने का पड़ा होगा? अगर आपको ये 400 का पड़ा, मेरे को कितने का पड़ा होगा? 200 समथिंग। मेरे को पड़ा है 35 रुपए का। 35 रुपए का? हाँ। ये कप ये घर में मेरे पड़ा भी हुआ है। ये कप 35 रुपए का पड़ा है। सेम ही है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसलिए हम जब आपको बिल्डिंग बना के देते हैं ना, जो घर आपको 2 करोड़ का पड़ता है ना, ठीक है, वो हम लोग आपको 1.5 में बना के देते हैं। लेकिन फर्क ये रहता है कि वो क्वालिटी आपको 10 गुना ज्यादा अच्छी हम दे देते हैं क्योंकि हमारी परचेज बहुत बल्क होती है, बल्क में रहती है, बहुत ज्यादा बल्क। आपको चाहिए बैग्स 200, मेरे लगेंगे 2 लाख, मेरी 2 लाख बैग्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। अब आपको एक कोई भी चीज
एक पीस में चाहिए, 2 पीस में चाहिए, 2 पीस चाहिए, 2 पीस के लिए कस्टमर को भी पता, रिटेलर ने अपने रिटेल का रेट लगाना है। हम लोगों ने सीधा मैन्युफैक्चरर से उसके 100 गुना ज्यादा, 10,000 गुना ज्यादा क्वांटिटी लेनी है। राइट। तो इसलिए हम लोगों को हर चीज सस्ती पड़ती है। जब आप अपना घर बनाने जाएंगे ना, तो ये आप देख लीजिए, आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए, जो चीज आपको 100 की पड़ती है ना, हम लोगों ने उस चीज को 100 टाइम्स बेटर क्वालिटी में आपको 80 या 75 में बना के देनी है। और दूसरा, हम अकेले बिल्डर हैं। जब आप हमारे साथ बैठते हैं ना, हमने एक पॉइंट आपको नोट करके देना है कि आपको ये अगर 40,000 आइटम है, 40,000 आइटम है इस मेक की हैं, यानी इस कंपनी की हैं, और एक हमने आपको रेट देना है कि सर ये हम आपको 1 CR में बना के देंगे। 1 CR के ऊपर 1 रुपया भी लगेगा, वो हमारा है। लेकिन बाकी बिल्डर को बोलो कि सर इसको स्टाम्प पेपर में, पंजाबी में स्टाम्प बोलते हैं, स्टैम्प पेपर में इसको लिख के दीजिए, कोई भी आपको लिख के नहीं देगा कि सर 100 रुपए के ऊपर 10 पैसे भी लगेंगे तो आपके लगेंगे, पीछे हट जाएगा। हम आपको लेके देंगे, लिख के देंगे कि सर इसके ऊपर आपका जो भी लगेगा वो हम देंगे। तो लग भी जाएगा 2-4 लाख रुपए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कितनी बड़ी कमिटमेंट है ये इतनी बड़ी कमिटमेंट है जो हम लिख के दे रहे हैं स्टैम्प पेपर में, 10 बंदे साइन करते हैं उसको। तो इन चीजों की वजह से ना, जब ये कोई करता ही नहीं है, जब किसी ने करना ही नहीं, तो फिर हमने तो अलग हो ही जाना है ना इसमें। इन्हीं बातों से पता लगता है कि लेगेसी ऐसी नहीं बनती, ऐसे नहीं बनानी बनती पड़ती है। और होता भी ऐसा भी नहीं होता कि हर बार प्रॉफिट होता है, कई बार नुकसान हो भी जाता है। नुकसान भी हो जाता है, हो भी जाता है यार, होता है 10 में से 2 बार 3 बार हो भी जाएगा, तो अगली बार रेट थोड़ा ज्यादा दे देंगे कि नहीं यार इसमें नहीं पड़ते में आती, क्योंकि रेट ना बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो जाते हैं। महंगाई स्पीड से होती है वो। लेकिन हमने हर चीज आपको रिटर्न में देनी है, तो ये कारण रहता है कि हमारी क्वालिटी में बहुत फर्क रहता है। हर चीज में, एक चीज में, 2 चीज, 3 चीज में नहीं, ये 40,000 आइटम में ही फर्क रहता है। हमें समझा नहीं सकता 40,000 आइटम क्या है, कितनी नट सारी है। चीजें होती हैं। अब बोल्ट भी लगना ही लगना है घर में, हाँ, ठीक है ना, एक बोल्ट लगना है। अब वो बोल्ट 4 mm का भी लगा सकता हूँ मैं, 2 mm का भी लगा सकता हूँ। मेरे को पता है यहाँ पे 4 mm का बोल्ट लगना है, भले वो बोल्ट महंगा नहीं है। 4 mm का बोल्ट होएगा 30 रुपए का, और 2 mm का बोल्ट होएगा 22 रुपए का, फर्क कितना, 18 रुपए का। लेकिन परसेंटेज में देखें तो 70%, 90% मैंने महंगा खर्चा। राइट। लेकिन बड़ी चीजों में भी तो महंगी, हम अच्छी चीज लगा रहे हैं ना। वो हर छोटी से छोटी, बड़ी से महंगी चीज अच्छी ही लगानी है, लेकिन हमारी परचेज बहुत बल्क है, तो वो प्राइस कम हो जाता है। प्राइस कम हो जाता है। मतलब अगर जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हो, तो आपको पता है किन से बनवाना है। ये है कि घर है, हम एक घर की बुनियाद ना कम से कम नहीं तो 50 साल लेके चलते हैं। हम रहे ना रहे 50 साल लेके चलते हैं। अब 50 साल के पीछे आप 10, 20, 30 लाख या 2-3 लाख रुपए बचाने भी जाएंगे ना, वो मायने नहीं रखता। नहीं हो सकता। वो 2-3-4 लाख बचाने के चक्कर में आप धीरे थोड़ा करके अपना 25-50 लाख रुपए और खर्च करवा लेते हैं। वो मेंटेनेंस में, उस मेंटेनेंस में, वो सारी जिंदगी मेंटेनेंस में खर्चते रहते हैं। राइट। वो उनको नहीं समझ में आता। वो नहीं समझ में आता। लोग अपना क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखते हैं, ये नहीं सोचते लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। वो एक सिलन है, वो सारी अलमारियां खराब करती है। और एक बार घर की कमरे की अलमारी खराब हो जाए ना, वो कोई 2-4-5 हज़ार की नहीं होती, वो 2-4-5 लाख लग जाता है। उसने दीवारें भी खराब कर देनी है, अलमारी भी खराब कर देनी है, धीरे धीरे सब कुछ खराब कर देना है, और पता लगना है कमरे में कितना लग गया, 20-25 लाख रुपए लग गया जी रिपेयर करवाने में। वो ठीक फिर नहीं है ना, क्योंकि उसकी बेस ही खराब है। उस बेस ने उसको सारी जिंदगी ठीक होने ही नहीं देना। उसको आप एक बार बनाओ, 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, उसने फिर 2-3 साल बाद वहीं पे लाके आपको खड़ा करते हैं। तब तक आपको आदत पड़ जाती है, ठीक है यार इसी के साथ ही रहना है। सिलन है तो सिलन ही अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। और धीरे धीरे बंदे अपने आप को हौसला करते हैं, यार मेरे को सिलन दिखाई नहीं देती। ठीक है, दरारें हैं, कोई बात नहीं यार, है तो है। सही बात। ये फर्क रहता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि लाइक हैड अ रियली ऑसम पॉडकास्ट आपके साथ, और इतनी सारी चीजें सीखने को मिली हैं। तो एक लास्ट टाइम जो आपने काफी बार भी रिपीट किया, बट स्टिल होता है ना, बार बार रेपिटेशन से वो चीज़ आपके ना दिमाग में चले जाती है। तो वो एक चीज़ जो आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को और बिजनेसमैन को बताना चाहोगे? एक चीज़ जो मैं समझाना चाहूँगा ना, कुछ चीज़ें जो एक्सपीरियंस से बंदा सीखता है। बिजनेस में ना मेहनत ज़रूरी है, बिजनेस में ईमानदारी ज़रूरी है, ये एक कॉमन है कि ये ज़रूरी है। लेकिन जहाँ पे आगे 2 चीज़ें आती हैं, एक आती है समझ और एक आती है चालाकी। काफ़ी लोग अपने आप को ना चालाकी के रास्ते में पड़ जाते हैं। वो ये जो चालाकी है ना बिजनेस में, ये चालाकियाँ लंबी चलती नहीं है, समझदारी चल जाती है। जब आप एक बार किसी के साथ चालाकियाँ करते हो ना, दूसरी बारी करते हो, तीसरी बारी करते हो, धीरे 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 सामने वाले का भी दिमाग है। आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये नहीं मैं अकेला ही दिमाग लेके चला हूँ, मुझसे बड़े समझदार बैठे हैं जो मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं। जितनों ने मेरे साथ चालाकी की है ना, मैंने धीरे 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 उनको अपने लाइफ से साइड में कर दिया है। या वो खुद ही हो जाते हैं? नहीं, मुझे करना पड़ता है। ओके।
अगर मैं उनको करता हूँ तो मैं भी चालाकी करूंगा ना, हौली हौली लोग मुझे साइड में करना शुरू कर देंगे। ये जो शराफत है ना, शराफत, चालाकी और शराफत, ये शराफत बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं कहता शराफत में बंदा बुद्धू बन जाए, बुद्धू नहीं, समझदारी तो चली चाहिए, लेकिन ये शराफत, जो शराफत से चलेगा ना, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं एक रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, मेरा लोहा लगता है और कम क्वांटिटी भी नहीं लगता, हजारों टन के हिसाब से लगता है। यानी कि अगर मैं 10 पैसे भी 1 किलो के पीछे बचाऊँ ना, तो सीधे 5 से 10 लाख रुपए का फर्क पड़ जाता है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। 10 पैसे वैसे कुछ नहीं है, लेकिन हजारों टन देखता हूँ तो वो महीने का 2-5 लाख रुपए ऊपर नीचे हो जाता है। वो मेरा प्रॉफिट करूँ या मैं लॉस कर लूँ। अब मेरे पास 2 तरह के बंदे आते थे, एक आता था मिस्टर ए और एक मिस्टर बी। अब मिस्टर ए जो था ना, वो मेरे को चीज देता था 100 रुपए की, और मिस्टर बी मेरे को चीज देता था 102 रुपए की, सेम चीज। हाँ। मिस्टर ए जो था ना, उसकी क्वालिटी अच्छी थी और वो 100 की देता था। अब मिस्टर बी की क्वालिटी भी थोड़ी कम अच्छी थी, लेकिन वो मेरे को महंगा देता था। अब ऑब्वियसली सारे कहेंगे कि यार उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, उसका रेट भी कम है, उससे लें। शुरुआत मेरी ऐसे हुई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या आना शुरू हो गया था, वो चालाकियां बहुत करता था। मिस्टर हाँ, तब चालाकी करता था। वो चालाकी इतनी होती थी कि मेरे को 24 घंटे ना ये डर लगा रहता था कि कहीं पे भी मेरा ध्यान कम हटाना, वो 2 रुपए के चक्कर में इसने मेरे को मोटा रगड़ा लगा देना है। ठीक है, बैक ऑफ द माइंड मेरे ये चलता रहता था। वो गलती करता था, मैं उसको पकड़ा देता था कि बाबू जी आपकी गलती है, 2-4-5 लाख रुपए आपका मेरे को ज्यादा आ गया है। लेकिन ये मेरे को पता था कि जिंदगी में अगर 2-4-5-10 लाख रुपया मेरा ज्यादा चला गया, मेरे को ना ध्यान रहा, वो कभी मेरे को बताएगा नहीं, और आउट ऑफ वे जाके कहीं ना कहीं उसने मेरे को कुंडी डालनी है। मैंने हाथ मन में सोचा कि मैंने कहा नहीं यार, चाहे महंगा सस्ता पड़ता है, मैंने उसको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया। ये वो एग्जाम्पल है जो मेरा अपना एक्सपीरियंस बोलता है। इसलिए समझदारी, ईमानदारी, ये सब चीजें ठीक हैं, लेकिन जब आपके पास एक शराफत और एक चालाकी, ये 2 ऑप्शन होते हैं ना, तो जिस बंदे ने शराफत चूज कर ली ना, उसका दिमाग अगर थोड़ा सा कम भी है ना, तो भी वो बहुत आगे निकल जाएगा। लोग उसको आगे ले चलेंगे, नहीं यार बंदा शरीफ है, इसके साथ काम करना है, चोट नहीं पहुंचाएगा। ये चालाक ने जो है ना, आपको कभी ना कभी चोट पहुंचानी है, उस डर से आप उसको पीछे कर दोगे। अब दोस्ती में ही देख लो, एक दोस्त है बहुत शरीफ है, आपके साथ चलता है, एक जो दोस्त है ना बहुत ही चालाक, आप धीरे धीरे उससे दूर हो जाते हो। बिजनेस में भी यही असूल है कि आप शराफत से चलते रहोगे ना, तो समझ लो आप बहुत आगे निकल जाओगे, वक्त लगेगा। लेकिन जो चालाक है ना, ये 2-4-5 साल तो अच्छे निकाल देंगे, लेकिन ये कब वैनिश हो जाएंगे ये पता नहीं लगेगा। और जो वैनिश होंगे तो 10 को लेके डूबेंगे। खुद तो डूबेंगे, उन्हें डूबना ही डूबना है, सब साथ में। वो लिखा है उन्हें डूबना है। जो कहते हैं क्लेवर क्रो, चतुर कौआ, वो चतुर कौआ कहाँ पे जाके गिरता है, बोलते नहीं अच्छा लगता, कहते जो बहुता सियाना कहाँ है ना, वो गूं के ढेर में गिरता है। उसने गूं के ढेर में गिरना है, लेकिन 10 बंदों को लेके गिरना है, उसका मंजिल ही गूं है। तो इस कारण जब करना है ना, शराफत को लेके चलना, उसने आपको, शराफत ने अल्टीमेटली आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा दे देना है जो शायद आप में उसकी काबिलियत नहीं है। ये जरूरी है। राइट, वेरी सच अ ब्यूटीफुल लेसन। और ये जो भी एंटरप्रेन्योर देखने वाले को ना बड़े समझदार है। अब आप मेरे से मेरे को देख रहे हो, मेरे को आपकी आंखों में पता लग गया ये शराफत कितनी है इसमें, या कितना चतुर है। आपको मेरी आंखों में पता लग जाएगा, अभी नहीं पता लगेगा, महीने में पता लग जाएगा। सब समझदार बैठे हैं, आंखों से पता लग जाता है यार ये बंदा बड़ा शैतान है। अब तारीफें कर दो उस बंदे की, बहुत संभल, क्या बात है तू, लेकिन हौली हौली उसको अपनी लाइफ से बाहर निकालना शुरू कर दो। पता लग जाता है कि जेन्युइनली कौन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन बस ऐसे कहने को कह रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या क्या कर रहा है। राइट। शराफत मैटर करती है, बहुत बड़ा एसेट है किसी बंदे का। तो दिस वाज अ वेरी अमेजिंग पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच भैया फिर से कि आप इस पॉडकास्ट पे आए, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन। बहुत सारी नई चीजें आपसे सीखने को मिली, एंड आई होप कि लोग जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो कभी अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं तो वो आप ही से बनवाएं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बनाएं, पर आप ही से बनवाएं। नहीं, हमसे, मैं ये चाहता हूँ कि हमसे बनवाने से पहले ना वो एक बार बाकी बिल्डर से जरूर बनवाएं। वो जब बाकी बिल्डर से बनाते हैं ना, या उनकी फैमिली में कोई बनाता है, फिर उनको एक्चुअली कदर हमारी तब पता लगती है। राइट, कि ये वाकई में फर्क क्या है। अगर अकेला हमारे पास आ जाएंगे ना, उनको समझ नहीं आएगी कि फर्क क्या है। उनको लगेगा ये तो बाय डिफॉल्ट कुटी अच्छी होती होगी। उसको जब वो वहां पे झटका खाता है ना, झटका खाने के बाद उसको पता लगता है नहीं यार हम ये वाकई में दम रखते हैं बंदे। और जो झटका नहीं खाना चाहते, सीधे ही अच्छी बनवाना चाहते हैं, जो नहीं खाना चाहते वो तो हम फिर बैठे ही फिर तो बैठे ही आना इनको हमारे पास पड़ेगा, आना तो आ जाए, कल आए, परसों आए, इनको हमारे पास आना ही पड़ेगा। इनके लोगों को मनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो चीज दे देनी है ना, वो जब एक बार उसके ताला खोल लेंगे ना, उसके बाद उनको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी।
एक आध % पड़ती है, वो हम करवा देते हैं, लेकिन जो सारी जिंदगी का रोग है ना, वो रोग से वो निश्चिंत हो जाएंगे। निश्चिंत। नहीं तो ये नहीं है, घर जब घर जाएंगे वाइफ या वो लेंटर चोरा है, वो ये चोरा है, जब घर आओगे वही बातें वही बातें, अगर तो वही बातें सारी जिंदगी सुननी है, अलमीरा खराब हो गई, ये खराब हो गया, टाइलें खराब हो गई, पानी लीक, 100, फिर तो आपको ऑप्शन हो जाएगा। ये चीज से बचना चाहते हो तो फिर कहते हैं, कहावत है ना, कहते हैं महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। वो आपको देखना है कि आपको बार बार रोना है या एक ही बार रोना है, लेगेसी की सुननी है कि अपने रिश्तेदारों की, या फिर सस्ते के सस्ते की सुननी है। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। ओके।